Okay, so we'll start now. Format for computation of income from salary. So we'll be required to understand this concept क्योंकि आपको भी calculate करना है what is taxable and what is non taxable. It is very important. ठीक है. So सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी होती है. बेसिक सैलरी मीन्स एक्सक्लूडिंग दिस अलाउंसेस, परक्यूजिट, प्रॉफिट एंड वो जो भी है आपका आगे आने वाली चीजें हैं वो सब एक्सक्लूड करके जो बचता है वो आपका क्या होता है, बेसिक सैलरी होती है. ठीक है. बेसिक सैलरी के अलावा भी आपको पता है काफी सारी चीजें आपको मिलती है. ठीक है. बेसिक सैलरी हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रॉस होना चाहिए. सैलरी शुड ऑलवेज बी ग्रॉस, और वो ग्रॉस नहीं है तो उसको ग्रॉस करना पड़ेगा. तो अगर नेट सैलरी है तो नेट सैलरी में से क्या क्या डिडक्ट हो सकता है, आप बोलेंगे सर पीएफ डिडक्ट हो सकता है. ठीक है. वहां से ईएसआई डिडक्ट हो सकता है आपका, सब सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं. और सैलरी कभी भी क्या होना चाहिए, ग्रॉस होना चाहिए, इंक्लूडिंग अरियर्स एंड एडवांस सैलरी रिसीव. अगर कुछ अरियर्स है और कुछ एडवांस है तो दोनों ही आपको क्या करना है, उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी. ठीक है. तो अरियर्स का मतलब क्या होता है, पास्ट में आपको नहीं मिला था और अब मिल गया तो दैट इज अरियर्स. एडवांस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में मिलने वाला आपको एडवांस में ही मिल गया. करेक्ट. सो अरियर्स का मतलब होता है आप जो प्रीवियसली आपको सैलरी नहीं मिली थी, दैट विल बी योर अरियर्स. एंड एडवांस सैलरी मीन्स यू हैव रिसीव्ड इन एडवांस, दैट मीन्स सैलरी फॉर फ्यूचर रिसीव्ड इन एडवांस. ठीक है. सो आई होप तो सारी चीजें क्या होगी, टैक्सेबल है. चाहे वो अरियर्स हो चाहे एडवांस हो, सब टैक्सेबल होता है गाइस. सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट एज वेल एज ड्यू बेसिस. ठीक है. तो अगर आपको एक महीने की सैलरी नहीं भी मिली है, 11 मंथ्स की सैलरी आपने रिसीव की है, एक मंथ का आपका दूसरा महीने में चला गया, मतलब फ्यूचर में चला गया आपका, तो भी वो इसी इसी ईयर में टैक्सेबल होगा. ठीक है. तो सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल, चाहे आप रिसिप्ट बेसिस पे करो चाहे ड्यू बेसिस पे करो. ठीक है. ड्यू बेसिस मतलब सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च. ठीक है. ड्यू हो गया, टैक्सेबल है. चाहे अप्रैल में रिसीव हुआ है तो अप्रैल तो दूसरा ईयर लग जाता है, लेकिन आपको इसी ईयर में उसको क्या करना है, टैक्सेबल रखना है. ठीक है. तो सैलरी, अरियर्स भी टैक्सेबल है, एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल है. सैलरी, बेसिक सैलरी हमेशा टैक्सेबल होती है. ठीक है. तो उसमें फीस भी आ सकता है किसी को, इन टर्म्स ऑफ सैलरी फीस भी मिलती है. ठीक है. कमीशन भी मिलता है कई लोगों को. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ सैलरी. एंड पेंशन और ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है, पेंशन तो आपको पता होगा ऑलरेडी, पेंशन इज रिसीव्ड आफ्टर द रिटायरमेंट, है ना. रिटायरमेंट के बाद आपको एक या तो लमसम अमाउंट मिलता है या तो फिर एक पेन मतलब मंथली अमाउंट आपको मिलता रहता है, दैट इज पेंशन. ठीक है. ग्रेचुटी का मीनिंग क्या होता है, ग्रेचुटी जो है आपको इस ग्रेटिट्यूड से बनता है, ग्रेचुटी, है ना. तो ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी को अप्रिशिएट करना. ठीक है. ग्रेचुटी आपको ड्यूरिंग द ईयर भी आप मतलब आपके एम्प्लॉयमेंट में भी मिलती है और आफ्टर रिटायरमेंट भी आपको मिल सकती है. ठीक है. दोनों ही से सिचुएशन में आपको ग्रेचुटी मिलती है. ठीक है. तो इट इज नॉट दी थिंग कि आपको रिटायरमेंट के बाद ही ग्रेचुटी मिलेगा, बट मोस्टली रिटायरमेंट के बाद मिलता है. बट आप प्राइवेट अगर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम करेंगे तो व्हेन देयर इज नॉट दी रूल ऑफ रिटायरमेंट, मतलब एज सच कोई रिटायरमेंट में आपको कुछ ऐसा ये नहीं होता, तो देयर यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ग्रेचुटी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ओनली. तो वो नॉर्मली कैसा होता था कि आप अराउंड 5 years वहां पे कंप्लीट कर लो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको वहां पे ग्रेचुटी मिलेगा. तो ग्रेचुटी इज द टर्म विच इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ग्रेटिट्यूड, है ना. सो व्हेन यू आर अप्रिशिएटिंग समवन, तो वो 5 years हो जाता है, उसके बाद 10 years हो जाता है, आपने कंप्लीट कर लिया, तो यार जो अप्रिसिएशन होता है फॉर दिस स्टे, आपने इतनी सर्विस आपने दिया है, तो उसके लिए आपको ग्रेचुटी मिलता है. ठीक है. लीव सैलरी जो होता है उसका टैक्सेबल पोर्शन जो है वो आपको लेना है. लीव सैलरी मतलब आपकी लीव है और उसको उसकी सैलरी आपको मिल रही है. ठीक है. सो लीव के बदले में आपको सैलरी मिल रही है, तो लीव सैलरी हो गया. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को पूरे ईयर में 25 लीव्स मिलती है और मैंने नहीं लिया, ठीक है, तो वो लीव को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेरे कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो लीव्स के बदले में आपको क्या मिलता है, कैश मिलता है. तो दैट इज कॉल्ड लीव सैलरी. तो लीव मतलब आप छुट्टी पे जा सकते हैं, आप नहीं गए. ठीक है. आपने काम किया पूरा ईयर, आपने काम किया, 25 लीव्स थी आपकी, उसमें से 5 ही लीव्स ली आपने, तो 20 बची है लीव्स, क्या करेंगे. ठीक है.
तो आपने लीव्स नहीं लिया तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज मोटिवेट करती है आपको लीव्स ना लेने की, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पूरे साल भर में 25 लीव्स है तो ले लेंगे, है ना, लीव्स लेंगे, आराम करेंगे, ठीक है। तो लीव सैलरी मतलब आपके लीव्स के बदले में आपको सैलरी मिलती है। एन्युटी जो टर्म है वो एनुअल से मिलके बनता है, एनुअल। तो आपको एनुअली कुछ डिसाइड करता होगा एम्प्लॉयर कि आपको एनुअली इतना अमाउंट मिलेगा, तो दैट इज एन्युटी, ठीक है। फिक्स अमाउंट एक आपका डिसाइड कर दिया जाता है। बोनस, ठीक है, बोनस का मतलब आपको पता है, बोनस का सिर्फ इतना केस है कि बोनस इज ओनली टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस, मतलब बोनस डिक्लेयर्ड इज नॉन टैक्सेबल, ठीक है। बोनस रिसीव्ड इज टैक्सेबल और बोनस पेड टू एम्प्लॉय इज टैक्सेबल, लेकिन बोनस डिक्लेयर्ड जो होगा वो टैक्सेबल नहीं है। बोनस डिक्लेयर्ड इज नॉन टैक्सेबल, ये याद रखना है आपको। इट इज टैक्सेबल ओनली ऑन रिसीव बेसिस, ठीक है। तो इतना समझ में आया। इसमें से कुछ चीज आपको पूछना है, कोई टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझी है तो आप पूछो। ओके, नो डाउट, ठीक है। No, sir. नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू अलाउंसेस, ठीक है। अलाउंसेस जो है और परक्यूजिट जो है, ये दोनों आपको एक साथ में समझना है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाउंसेस एंड परक्यूजिट? जो परक्यूजिट होता है ना, इट इज नॉन कैश फ्रिंज बेनिफिट। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। अभी एक जैसा मैं आपको अलाउंसेस और परक्यूजिट का एग्जांपल देता हूँ। एचआरए का मतलब क्या होता है, सुना है कभी आपने एचआरए? एचआरए दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। और इससे रिलेटेड यहाँ पे परक्यूजिट है, ये दो, रेंट फ्री अकोमोडेशन या फिर कंसेशन इन रेंट, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है? आपको जब एम्प्लॉयर पैसे देगा, ठीक है, मे बी आपको सैलरी के साथ में आपको 10,000 आपकी बेसिक सैलरी है, 5,000 आपको एचआरए मिलेगा या 10,000 आपको एचआरए मिलेगा, ठीक है। आपको दे दिया एचआरए एम्प्लॉयर ने, और ये बोल के कि आप क्या करो इससे, मतलब बोलेगा नहीं कुछ भी, आपकी सैलरी के अंदर आपको 10 + 10 20 आएगा, आपको बेसिक सैलरी का 10 और एचआरए का 10, आपको 20,000 ही आपकी सैलरी में आएगा, ठीक है। लेकिन एक आपका बेसिक सैलरी है और एक आपका एचआर है, ठीक है। तो अलाउंसेस जो है वो कैश में आ जाते हैं, ठीक है। और परक्यूजिट जो होता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, सैलरी स्लिप का पार्ट नहीं होता आपके, ठीक है। लेकिन जब एम्प्लॉयर क्या करता है, फेवर करता है, तो फेवर मतलब आपको बेनिफिट पास करेगा। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब होता है रहना, है ना। सो रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब आपको फ्री में रहने के लिए हाउस मिलेगा। इधर पे क्या था, आपको पैसे मिल रहे थे, आप चाहे तो उससे क्या कर सकते थे, घर घर लेके रहो, या आपको कुछ और यूज करना है आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पे आपको क्या दिया है, घर ही दिया है, ठीक है। घर पे रहो मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब आपको फ्री में रहना है, रेंट नहीं लगेगा उस पे रहने का, ठीक है। तो कॉटेज वगैरह मिलते हैं एम्प्लॉय को उस तरह से। ओके, कंसेशन इन रेंट में क्या होगा, आपका अगर रेंट 10,000 है तो आपको 500 देना है, 1,000 देना है, 4,000 देना है, 5,000, पूरा अमाउंट आपको नहीं देना है। तो कंसेशन इन रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ कैश में नहीं मिल रहा बेटा, आपको कंसेशन मिल रहा है, बेनिफिट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो फॉर्म है, ये आपका कैश फॉर्म में आपको रिसीव होता है, सैलरी के साथ रिसीव होता है अलाउंसेस जो होता है। बट परक्यूजिट जो होता है वो अदर देन सैलरी आपको क्या करना पड़ता है, कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जैसे फ्री में रहने के लिए आपको घर मिल गया है, नॉन कैश है, ठीक है, बट बेनिफिट तो है, टैक्सेबल है। कंसेशन इन रेंट हो गया, ठीक है। बेनिफिट एम्यूनिटी ग्रांटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको बेनिफिट और एम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, आपको कुक है, कुक दे दिया है एम्प्लॉय ने, गैस है, वाटर है, गैस वाटर मतलब बेनिफिट एम्यूनिटी में गैस है, वाटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है आपको, ठीक है।
आप घर पे आप सोचो इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन पे करता है, आप बोलेंगे हम लोग ही पे करते हैं, बट अगर आपका एम्प्लॉयर पे करे तो आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है, बोलेंगे यस। तो ये एम्यूनिटी है, बेनिफिट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है अगर एम्प्लॉयर से, तो भी टैक्सेबल है, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें परक्यूजिट्स में आती है, और अलाउंसेस जो होते हैं वो कैश में होते हैं। ठीक है, तो पहले अलाउंसेस के एग्जांपल देख लेते हैं। डीए, डीए क्यों मिलता है? आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, डियरनेस, ठीक है, टू इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एचआरए क्यों मिलता है? हाउस रेंट अलाउंस, सो दैट यू कैन टेक यू कैन टेक ऑन रेंट अ गुड हाउस। ठीक है, अगर आप स्लम में रहते हैं तो आप थोड़ा बेटर हाउस ले सकते हैं। द पर्पस ऑफ दिस इज इम्प्रूविंग योर ओवरऑल कंडीशन, जो हाउस कंडीशन होती है वही इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। बट ऑब्वियसली यू नो कि एचआरए आपको मिला है तो जरूरी थोड़ा है कि आप घर पे ही लेके रहेंगे उसके लिए। तो अलाउंसेस के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बट कंपनी देने के टाइम पे डिक्लेयर कर देती है कि ये डीए है, ये एचआरए है। ठीक है, आपको जो करना है उसके साथ आप कर सकते हैं, पैसे आपके पास है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सुनो ना। हाँ, ओके। सो ये हो गया आपका कन्वेंस का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। आपको ट्रैवल करके जाना होता है ऑफिस वगैरह, ठीक है, तो आपकी ट्रैवलिंग जो है उसके लिए आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है। कन्वेंस आपको यूज करना है आप यूज करो, आपको नहीं करना है आप मत यूज करो। ठीक है, सो ट्रैवलिंग और कन्वेंस, कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस जो है उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर सकते हैं अगर आपका कुछ ट्रैवलिंग वगैरह हुआ है तो। दिस इज द अलाउंस व्हिच अलाउज यू टू डिडक्ट एक्सपेंसेस। ये अलाउंसेस में से आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर सकते हैं कन्वीनियंस में से। ठीक है, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस भी मिलता है। इफ यू कॉम्पनसेट योर सिटी और दूसरी सिटी में जाते हैं आप रहने के लिए, तो एम्प्लॉयर आपको अपनी सिटी कॉम्पनसेट करने के लिए वो क्या करता है, आपको अलाउंसेस देता है। ठीक है, स्पेशल अलाउंस किसी भी स्पेशल चीज के लिए हो सकता है, और एम्प्लॉयर को मेंशन नहीं करना है तो वो क्या करेगा यार, आपको पैसे दे रहा है, आपको जो करना है करो, तो आप स्पेशल अलाउंस उसके अंदर लिख देता है। ठीक है, लंच अलाउंस से तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको लंच के लिए आपको अलाउंसेस मिलते हैं। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस जो है आपके, मेडिकल अलाउंस वो यहाँ पर है। सर्वेंट अलाउंस है तो आप अपना सर्वेंट खुद का ले सकते हैं, इस पर्पज से दिया जाता है, बट ऑब्वियसली आपको जो करना है आप कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट, ठीक है, आप अच्छा खाना खा सको, आप अपना एंटरटेनमेंट जो है ओवरऑल रिफ्रेशमेंट जो है अपना वो मेंटेन कर सके, इसके लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है उसको। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या है परक्यूजिट में, यहाँ पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, रहने के लिए घर मिलेगा, रेंट में कंसेशन मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर, तो आपका एक कोई तो भी ऑब्लिगेशन है, आपका ऑब्लिगेशन है मतलब आपका एलआईसी है, या आप कहीं क्लब में जाते हैं तो उधर का आपका, आप जिम जाते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो वो फीस अगर आपका एम्प्लॉयर पे कर दे तो आपको उसने कैश में तो कुछ दिया नहीं है, कैश में कुछ नहीं दिया है उसने आपको। ठीक है, आपका वो क्या करता है, जिम का फीस पे कर देता है। ठीक है, तो भी आपका वो परक्यूजिट में आ जाता है। कैश में देगा तो अलाउंसेस, और अगर बेनिफिट देगा तो परक्यूजिट्स में आएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रीमियम फॉर अ पीरियड, लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे दे दिया है ऑलरेडी अगर उसने पे किया है तो। फ्रिंज बेनिफिट, एम्यूनिटी, कोई नॉन कैश बेनिफिट आपको मिला, कुछ एम्यूनिटीज बेनिफिट्स आपको मिलते हैं तो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ओके, लेट मी नो अगर आपको अलाउंसेस और परक्यूजिट के डिफरेंस में कुछ प्रॉब्लम है तो। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम अलाउंसेस को और परक्यूजिट को समझने के लिए? डिफरेंस आपको समझ में आया? अलाउंसेस भी टैक्सेबल है, परक्यूजिट भी टैक्सेबल है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ गया अलाउंसेस और परक्यूजिट में डिफरेंस? आपको समझ में आ गया है, यस और नो? एनी डाउट?
मुझे आवाज किसी की नहीं आ रही। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? एनी डाउट? No, sir. Okay. Now we will be moving on to, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला था। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कार मिलती है, आपको एम्प्लॉयर एक कार देता है, तो दैट इज योर परक्यूजिट, ठीक है। लेकिन अगर कार देने के टाइम पे अगर उसने आपको बोल दिया है कि आपको सिर्फ इसको ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करना है, तो परक्यूजिट नहीं होगा, देन इट इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है। आप जाते हैं यहाँ से मनाली घूमने के लिए, और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको उसके लिए क्या करता है, आपको पैसे मतलब रीइंबर्स करता है, आपकी ट्रिप पूरी रीइंबर्स करता है, आपके पूरे पैसे कौन देता है, एम्प्लॉयर, तो वो नॉन टैक्स, वो आपका परक्यूजिट में आ जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल है। लेकिन आप बोलो अगर आप मनाली जाते हैं अपने बिजनेस के काम से, तो आप घूमने नहीं जा रहे, वहां पे एक मीटिंग है, ठीक है, भले आप वहां पे गए तो आप घूम लिए, वो अलग बात है, लेकिन आप वहां पे जा रहे हैं और आपको किसने बोला है, आपके एम्प्लॉयर ने बोला है कि वहां पे बिजनेस मीटिंग है, उसके लिए जाना, इट इज नॉट योर पर्सनल ट्रिप, ठीक है। और अगर वो उसके लिए पे करता है आपको, तो दैट इज नॉट परक्यूजिट। अगर मैं आपको एक कार दे दूं और मैं बोलूं सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज करना है, तो दैट इज नॉट परक्यूजिट। आपको मैंने एक मोबाइल दे दिया, सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज करना है, तो आप ऑफिस जाते हैं, आपको लैपटॉप मिलता है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा ना आप टैक्स पे करेंगे, उसके लिए आपको कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें परक्यूजिट में नहीं आती है। परक्यूजिट में कब आएगा, जब आपको कार दे दिया और बोला है कि पर्सनल यूज भी करो, तो जो पर्सनल यूज होगा कार का, वो क्या होगा, आपका परक्यूजिट होगा। समझ में आया? तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि आपको पर्सनल यूज करना है तो ही आपका परक्यूजिट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, देन वी हैव प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। मतलब ये तीन कैटेगरी में आप अपनी इनकम को डिवाइड करते हैं, चार कैटेगरी में, या तो सैलरी होगा, या तो अलाउंसेस होगा, या तो परक्यूजिट होगा, या तो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ठीक है। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का सिंपल मतलब होता है इन प्लेस ऑफ सैलरी यू आर गेटिंग सम बेनिफिट। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सैलरी के अलावा, ठीक है। जैसे कि अगर आपको आपने मॉडिफिकेशन किया टर्म्स वगैरह में, एम्प्लॉयमेंट वगैरह का आपका एग्रीमेंट वगैरह अगर चेंज हो रहा है, तो या फिर टर्म्स आपके चेंज हो रहे हैं, आपको बोला था कि आपको एक काम करना है, आपको कुकिंग करना है, फिर आपको दूसरे भी काम दे दिए, ठीक है, तो आपका अगर मॉडिफिकेशन वगैरह है, तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, ठीक है। कॉम्पनसेशन जो होता है, कॉम्पनसेशन इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। आप काम कर रहे हैं इसलिए आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप काम करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगा ना, लेकिन ये सैलरी के अलावा आपको बेनिफिट मिलते हैं एक्स्ट्रा, वो भी टैक्सेबल है। कॉम्पनसेशन इज ऑलवेज टैक्सेबल। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आपने आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपके लिए कंट्रीब्यूट किया है, पीएफ है, ठीक है, आज नहीं तो कल तो आपको मिलेगा ही, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट और वो जो आपका कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है, दोनों इनकम काउंट होगा, ठीक है। अगर आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, फिर आपको पेमेंट रिसीव फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑन ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली और क्रिसमस। आपको कभी आपको अप्रिशिएट किया, कोई एक परफॉर्मेंस बेस्ड आपको क्या मिला, कुछ आपको रिसीव किया, आपने इनकम रिसीव किया कहाँ से, एम्प्लॉयर से, मे बी आपको एक प्राइज मिल गया, या मे बी आपको एक अवार्ड मिल गया, या मे बी आपको कुछ भी ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये भी टैक्सेबल होती है। अगेन आपकी सैलरी के नहीं मिल रहा वो, ना ही अलाउंसेस है, ना ही वो आपका परक्यूजिट है, बट येस ये बेनिफिट है, और आपको उसको प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में ले लेना है। तो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में क्या आता है, कॉम्पनसेशन आ जाता है। अगर आपने पीएफ को कुछ एक्सेस कंट्रीब्यूट किया रहेगा, देखो नीचे है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड का तो पूरा टैक्सेबल है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा तो उसका 12% से ज्यादा जो होगा बेसिक सैलरी का, वो टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट में 9.5% से ज्यादा टैक्सेबल होता है, ठीक है।
अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो कीमैन का मतलब, की का मतलब क्या होता है? इट इज यूज फॉर लेबर और एम्प्लॉय, है ना। तो कीमैन आपका कौन होता है? आपका एम्प्लॉय होता है, तो उसका इंश्योरेंस कौन करवाता है? आपका एम्प्लॉयर करवाता है, ठीक है। उससे अगर आपको कोई पैसे मिलते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से, तो भी क्या होगा? वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोर्शन, जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन है। और उसके बाद में, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ डिडक्शंस दिए होते हैं। कुछ डिडक्शंस ऐसे ही है, आपको याद रखने ऐसे, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है अप टू 50,000, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। और प्रोफेशन टैक्स जो है वो क्वेश्चन में दिया रहता है, तब आपको ले लेना। प्रोफेशन टैक्स भी सबको मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी सबको मिलता है, लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो सिर्फ किसको मिलेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है। ये 3 डिडक्शन किसी भी एम्प्लॉय को मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। और जो प्रोफेशन टैक्स होता है वो आपके क्वेश्चन में दिया होता है, तो आपको एज अ डिडक्शन लेना है, नहीं दिया है तो आपको नहीं। ठीक है। सो दिस इज अनदर थिंग कि रिडक्शन वाला है। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो तो मैं सबसे पहले आपको ग्रॉस सैलरी का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने वाला हूँ विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। ग्रॉस सैलरी जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग, अच्छा इसमें नहीं है, बट पहले ग्रॉस और नेट का डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारी सैलरी का, कि सैलरी शुड बी ग्रॉस, और सैलरी में आप क्या क्या ले सकते हैं वो सब, ठीक है। तो अभी कान आपके खुले रखना है, क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है, उसके आंसर देना है, ओके। तो मिसेस सुशीला इज एम्प्लॉयड विथ मेशर्स अलायंस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। शी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको मिला है। ये सैलरी जो है वो नेट है। कैसे पता चलता है? लिखा है नेट सैलरी पर मंथ, ठीक है। तो एक एक्सेल शीट ले लेता हूं मैं। ओके, आंसर कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 6.5, सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ द असेसी। नेम ऑफ द असेसी इज मिसेस सुशीला। असेसमेंट ईयर 2021-22, प्रीवियस ईयर 2020-21, है ना, हमेशा कॉमन रहता है। उसके बाद में लीगल स्टेटस, इसको यहाँ ले लेते हैं थोड़ा। लीगल स्टेटस, कभी भी लीगल स्टेटस क्या होगा? इंडिविजुअल। लीगल स्टेटस कभी भी क्या होगा? इंडिविजुअल रहेगा, क्योंकि मिसेस सुनीता इंडिविजुअल है, पर्सन में मैंने आपको बताया था। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस,
हमेशा आर एंड ओ आर, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही रहेगा। ये कुछ मैंडेटरी चीज है जो आपको क्वेश्चन करने से पहले क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके। इसके ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल सर इनकम। हाँ, सर प्रीवियस ईयर क्या है ये? प्रीवियस ईयर बेटा जिस ईयर में आपका इनकम अर्न होता है, अरे सॉरी नो लिखा सर नहीं आपने बट, ये हाँ लिखा है। हाँ ठीक है अभी, ठीक है। प्रीवियस ईयर हमेशा 2021 होगा और असेसमेंट ईयर हमेशा आपका 21-22 होगा। ठीक है, यही जब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आपको बताया था तभी बता दिया था। योर प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज 2021, ठीक है, और असेसमेंट ईयर हमेशा 21-22 होगा। लीगल स्टेटस, ये सुशीला है, इंडिविजुअल है तो यहाँ पे इंडिविजुअल लिखना है। एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर एन ओ आर लिखना है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा भी है। और हमेशा टॉप पे लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, पर्टिकुलर्स ये एक एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, ये दोनों अमाउंट के कॉलम होंगे। यहाँ से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें। बाकी की सारी चीजें हमेशा कॉमन रहेंगी, एक बार बता दिया है, आप याद रखना। ये सब नेम ऑफ द असेसिंग, असेसमेंट ईयर, लीगल स्टेटस, प्रीवियस ईयर, रेसिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूटेशन, और ये मेन पार्ट है आपके क्वेश्चन का। जब भी स्टार्ट करेंगे तो पहले हेड का नाम लिखेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये सैलरी जो है वो नेट है, नेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही दिया है, ग्रॉस दिया है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट ले लेंगे उसको। अगर नेट सैलरी है तो आप पहले उसको क्या करेंगे, ग्रॉस करेंगे। नेट सैलरी है तो ऐसे हो गया। नहीं, मैंने बंद ही किया था, आप चालू कर दो। नहीं आपको चाहिए क्या? हाँ चालू कर दो, यहाँ पे रिमोट शायद मिला। हाँ ओके, सो ये आपकी नेट सैलरी है। और नेट सैलरी को ग्रॉस करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या इसमें से डिडक्ट हुआ है। ठीक है, और उसको ग्रॉस करना पड़ेगा। सैलरी शुड ऑलवेज बी ग्रॉस। ठीक है, नेट सैलरी है तो पहले उसको ग्रॉस करो, तब अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो नेट सैलरी कितना है, 19,050 पर मंथ है। तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पर मंथ है मतलब पूरे साल भर में कितने डेज होते हैं आपके, 12। तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी नेट सैलरी जो है वो 1950 इंटू 12, दैट इज 2,28,600 आएगा। तो क्या क्या डिडक्ट हुआ है इसमें से, नेट सैलरी में से इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है, प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हुआ है, एलआईसी डिडक्ट हुआ है। ठीक है, बस यही सब डिडक्ट हुआ है ना। तो आप ये सारी चारों चीजें क्या करेंगे, वापस से प्लस कर देंगे, आपका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। नेट सैलरी मतलब आपका कुछ तो डिडक्शन हुआ है, तो जो जो डिडक्शन हुआ है वो वापस से ऐड कर दो, आपको ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। तो क्या क्या डिडक्शन हुआ है, इनकम टैक्स। सर ये 1950 क्या है? 1915 इज नेट सैलरी। ठीक है, 1950 इज 19,050 इज नेट सैलरी। ठीक है, इंटू 12 करके मैंने क्या किया है, इसकी नेट सैलरी पूरे साल भर की मालूम कर दिया। पर मंथ है इसलिए इंटू 12 कर। ठीक है, इनकम ओके टैक्स, ओके थैंक इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है, पीटी डिडक्ट हुआ है, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हुआ है, एलआईसी डिडक्ट हुआ है, सब वापस से ऐड कर दो। इनकम टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, पीएफ एंड एलआईसी। ठीक है, इनकम टैक्स कितना है आपका, पर मंथ है 200, तो इंटू 12 करेंगे। पीटी कितना है आपका, पीटी इज 150 पर मंथ। पीएफ कितना है, पीएफ इज 600 पर मंथ।
एंड LIC इज 1000 पर मंथ, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो जो था डिडक्ट हुआ सब वापस से ऐड हो जाएगा, तो आपकी सैलरी जो मिलेगी आपको ग्रॉस मिलेगी, तो सबको ऐड कर दो। दैट इज ग्रॉस सैलरी। ठीक है, तो नेट थी, तो नेट से ग्रॉस करने का मैंने आपको स्टेप बता दिया कि नेट से ग्रॉस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो डिडक्ट हुआ है, और ऐसी एज्यूम नहीं कर लेना है कि नेट है, नेट लिखा होगा तो आपको एज्यूम करना है, या फिर नेट ऑफ लिखा होगा कि क्या क्या उसमें से डिडक्ट हुआ है, तो नेट लिखा होता है वहां पर, तो ही आपको नेट करना है। सिर्फ सैलरी लिखा है तो आप बेसिक सैलरी लिखा है तो आप हमेशा ग्रॉस ही मान के चलेंगे, कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक के आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेट से ग्रॉस मालूम कर दिया, इसमें से कोई भी इनकम नहीं है, सारे एक्सपेंसेस ही थे जो डिडक्ट हुए थे, वो वापस से ऐड कर दिए। ओके, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले परक्यूजिट, क्लब फीस मेड बाय एम्प्लॉयर। आपकी क्लब फीस जो है, आपकी खुद की जो क्लब फीस है, इट इज मेड बाय एम्प्लॉयर। मेड बाय एम्प्लॉयर मतलब वो एम्प्लॉयर ने उसके लिए पे किया है। ठीक है, इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, तो आपके लिए बेनिफिट है ना, तो परक्यूजिट में आ जाएगा ये क्लब फीस मेड बाय एम्प्लॉय। क्या है ये आपके लिए, परक्यूजिट, टैक्सेबल है, 6000 लिखा है, पर मंथ नहीं है वहां पे, तो इंटू 12 नहीं करना है। सैलरी इन लियो, आपकी सैलरी के बदले में आपको सैलरी इन लियो लीव, लीव की जगह पे आपको सैलरी मिला है, टैक्सेबल है, लीव सैलरी जिसको बोलते हैं। शी वॉज गिवन अ कार फॉर एक्सक्लूसिव यूज ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ओनली, ऑफिस आवर्स में यूज करने के लिए आपको कार दिया था, टैक्सेबल है क्या? ऑफिस आवर्स में यूज करने के लिए आपको कार दिया था, टैक्सेबल है क्या? यस है ना, परक्यूजिट नहीं है वो, तो नोट में दे देना है, और ऐसे भी अमाउंट नहीं दिया है यहाँ पे। दिया भी होता तो आपको ये याद रखना, ऑफिशियल यूज के लिए कोई भी चीज मिलती है तो टैक्सेबल नहीं होती। ठीक है, ओके, फिर कंप्यूट करना है सिर्फ टैक्सेबल इनकम, तो यहाँ पे हम लोग टोटल कर लेंगे, ये इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, टोटल सैलरी का ग्रॉस, तो अभी नेट भी होगा इसका, हमेशा डिडक्शंस माइनस करनी है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 होती है सैलरी की डिडक्शन, सेम होती है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। एक तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है, मैक्सिमम 50,000। ठीक है, मैक्स 50,000, और पीटी जितना क्वेश्चन में दिया है वो ले लेना है, पीटी था यहाँ पे कहीं, ले लो 1800 है, दिस इज एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से आपको पीटी ले लेना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, और वैसे भी एंटरटेनमेंट अलाउंस है भी नहीं क्वेश्चन। तो ये डिडक्शंस जो है वो मैंने टोटल कर लिया कि डिडक्शंस कितनी है, टोटल 51,000, ये सैलरी है, ये उसके डिडक्शन है। सो नेट इनकम फ्रॉम सैलरी मालूम करने के लिए सैलरी माइनस डिडक्शन, दैट इज 212 200, ये आपका हो गया। मैंने कॉपी किया यहाँ से, इतना ही करना था। कुछ रूल्स अगर आप याद रख लेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। अच्छा किधर है, हाँ, ये क्वेश्चन कहाँ पर है, पीडीएफ जो भेजा है उसके अंदर क्वेश्चन है। ठीक है,
एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न, टेल मी। कौन सी चीज कहाँ से कैसे आई मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू टेक अटेंडेंस। ओके, अटेंडेंस लिंक फिल करो। एंड टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट। क्वेश्चन पीडीएफ में है, आंसर का भी मैंने आपको भेज दिया है, आंसर भी। Okay, if you have marked the attendance, then you can leave